अमित मालवीय जी, आपके साथ ही शुरुआत करता हूं क्योंकि आईटी को इनसाइड आउट समझने वाले आप हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको, खास तौर से जब ये कहा जा रहा है कि ये तो बोलने की आजादी पर एक और अंकुश है। दिनेश जी, मैं अपनी बात कहूंगा, उसके बाद मुझे थोड़ा जाना है। पहली बात, ये जो पूरा विषय है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का विषय नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदुस्तान का कानून, उसकी चुनी हुई सरकार और उसकी न्यायपालिका वो तय करती है। हमारे संविधान में 19(2) के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति की आज़ादी सीमित तरीके से बताई गई है, उसका अनुसरण सभी को करना है और ये कोई प्राइवेट कंपनी तय नहीं करेगी। लेकिन ये मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है कि भारत सरकार ने अपनी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के अंतर्गत कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनमें 50 लाख से अधिक यूजर्स हैं, वो 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करें, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल ऑफिसर। सभी सोशल मीडिया कंपनीज ने इसका पालन किया, सिर्फ ट्विटर के अलावा, और ट्विटर ने इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक रूप देने का प्रयास किया। सवाल ये उठता है कि ट्विटर को अगर हिंदुस्तान में अपना व्यापार करना है तो उन्होंने हिंदुस्तान के कानूनों का पालन करना होगा। ये कंपनियां अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, तमाम देशों में जो वहाँ के कानून होते हैं उसका पालन करती हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसा करना होगा क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा बाजार है और हमारे बाजार के बिना इन कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से 26 मई तक की डेडलाइन दी थी। उसके बाद ट्विटर ने चिट्ठियों का सिलसिला शुरू किया और अब तक उन्होंने इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। अब उत्तर प्रदेश में ये मामला आया जिसपे कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसी भ्रांति फैलाने की कोशिश करी कि वो हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक था, जबकि सच वो नहीं था। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि ट्विटर ने कई बार अपने ऊपर देश में क्या सही है और क्या गलत है इस पे निर्णय करने की जो आज़ादी है वो अपने आप को दे दी। उन्होंने कई लोगों की ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया टैग किया, उन्होंने कई लोगों की ट्वीट्स को डिलीट किया और इस प्रकार की तमाम चीज़ें उन्होंने करी। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप एडिटोरियलाइज कर रहे हैं, अगर आप एडिटर की भूमिका में हैं, तो क्या आपको इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के अंतर्गत जो संरक्षण प्राप्त है वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप पब्लिशर हैं तो आपको किसी भी पब्लिशर की तरह आपके प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होने वाले कंटेंट की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप दोनों नहीं कह सकते, आप इंटरमीडिएट भी बने रहें और आप कंटेंट को एडिटोरियलाइज भी करें और कोई लायबिलिटी ना ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये पूरा विषय है, ट्विटर को ये समझना। अमित मालवीय जी, लोग ये भी माफ कीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये कब तय किया गया? ये तब तय किया गया क्या जब संबित पात्रा जी के एक ट्वीट को ये कहा गया कि मैनिपुलेटेड मीडिया है, दस फार नो फर्दर, ये वहीं पर तय किया गया क्या? नहीं, ऐसा किसी वाक्य से जोड़ के देखना इसको उचित नहीं होगा। भारत सरकार ने 26 मई 2021 की डेडलाइन दी थी, उसके बाद भी उन्होंने ट्विटर को कुछ समय दिया कंप्लाई करने के लिए और उन्होंने इसको कंप्लाई नहीं किया। और अब जब ये घटना सामने आई जो कि पोटेंशियली दंगे करवा सकती थी, लोगों में मतभेद पैदा कर सकती थी, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकती थी, ऐसे में जब एफआईआर प्राथमिकी दर्ज हुई तो उसमें ट्विटर का नाम भी डाला गया क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ों को पोस्ट किया गया और ट्विटर ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही उन्होंने इंटरमीडिएट गाइडलाइंस को फॉलो किया। तो स्वाभाविक रूप से अगर देश का कानून कुछ कहता है तो ट्विटर देश के कानून से ऊपर तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये भी है कि ये इसमें बातें कहाँ तक जाएंगी अमित मालवीय जी, क्योंकि आप तमाम जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सभी लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग अपना अपना व्यू पॉइंट बीम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक्चुअली ट्विटर पिस गया? देखिए, ऐसा है कि अगर ट्विटर नहीं होगा तो कोई और प्लेटफॉर्म होगा और ट्विटर के आधार पर देश नहीं चलेगा। देश के कानून के आधार पर ये कंपनियां यहां पर आएंगी और अपना व्यापार करेंगी। ये प्राइवेट कंपनियां हैं, ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं है कि यहां पे आएंगी, अपना संविधान, अपना कानून और अपनी जागीर सब लेकर आएंगी। हिंदुस्तान का जो कानून कहेगा, उसकी जो चुनी हुई सरकार कहेगी, उसको इन कंपनियों को फॉलो करना पड़ेगा, उसका अनुसरण करना पड़ेगा और हम बिल्कुल क्लियर है इस विषय पे। आज
जो रविशंकर प्रसाद जी ने अपने ट्वीट्स में कहा, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का संविधान सर्वोपरि है और कोई भी कंपनी चाहे क्यों ना हो, कोई भी व्यापारी क्यों ना हो, उसको उसका अनुसरण करना ही होगा। अमित मालवीय जी, ये बात बिल्कुल 100% सही है और इसमें किसी को मतभिन्नता नहीं होनी चाहिए कि इस देश का कानून तो मानना ही पड़ेगा उसको जिसको यहाँ पर आकर व्यापार करना है। लेकिन दूसरी बात यह कि जब घर में ही उनके समर्थन में उस तरफ से खड़े हुए लोग आपको दिखाई देते हैं तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो विपक्ष है वो इन ताकतों के साथ, इन विदेशी ताकतों के साथ हमेशा खड़ा दिखाई देता है। और ये कोई अभी की बात नहीं है। अगर आप बहुत पहले देख लें तो इंदिरा गांधी केजीबी और रशियन इन्फ्लुएंस के साथ हिंदुस्तान की राजनीति करती थी और कई बार सत्ता में उनके सहयोग से आई गई। इस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। तो कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि हिंदुस्तान को जो ताकतें कमज़ोर करें उनके साथ अपनी नाव जोड़ लो और हो सके तो सत्ता पे काबिज हो जाओ। लेकिन आज जो सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में है वो राष्ट्रवादी सरकार है। वो इस प्रकार की बड़ी कंपनियों से दबकर काम करने वाली सरकार नहीं है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने टिकटॉक, पबजी, इस प्रकार के तमाम जो ऐप्स हैं उनको हमने बैन किया, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा किसी भी कमर्शियल मुद्दे से ज्यादा ऊपर है। और देश की और दुनिया की कंपनियों को, व्यापारियों को, सरकारों को ये समझना पड़ेगा कि ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ पे हमारे शर्तों पे आपको व्यापार करना होगा और हमारे कानून का पालन करना होगा। आप यहाँ पर आकर कानून तय नहीं करेंगे, आप यहाँ पर आकर हमें टर्म्स और कंडीशन डिक्टेट नहीं करेंगे। ये नया भारत है, ये अलग तरीके से चलता है। ये नया भारत है, अलग तरीके से चलता है। अमित मालवीय इस तरीके से इसको अभी फिलहाल उनसे जो मैंने बातचीत की उसको कंक्लूड कर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।